कि बर्निंग फ्लेम वैली के फर्स्ट और सेकंड एल्डर जोयान को स्काईफायर थी मिस्टीरियस चेंज का सीक्रेट मेथड सौंपने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि यह हमारी वैली की सीक्रेट टेक्निक बाहरी लोगों के पास नहीं जानी चाहिए। पर टेंग जेन ने जियोयान से वादा किया था कि पिल रिफाइनिंग करने पर वो उसे सीक्रेट मेथड जरूर देंगे। जियोयान भी वहाँ गया था। फर्स्ट एल्डर अपने लीडर की बात रखते हुए जियोयान को सीक्रेट टेक्निक सौंपने के लिए मान गए थे, पर जियोयान का टेस्ट लेना चाहते थे। जियोयान इसके लिए तैयार हो गया था और ग्राउंड में सेकंड एल्डर वो चेन से फाइट करने लगा। वो चेन की पावर 8 स्टार फाइट एंसेस्टर लेवल पर पहुंच गई थी, पर फिर भी वो जियोयान को पकड़ नहीं पा रहे थे। जियोयान ने अपनी क्लोन बॉडी को बना लिया था, जिससे अपने 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट कर लिया था, पर वो चेन की सुप्रीम फायर सील से टकराने से वहाँ एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था, जो सब कुछ अपने अंदर निकल रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि वैली लीडर टेंग जेन उस ब्लैक होल को रोकने के लिए ऊपर चले जाते हैं और अपनी पावर से वॉइड में पोर्टल खोल देते हैं, जिसमें वो उस ब्लैक होल को भेज देते हैं, वरना वो ब्लैक होल पूरी बर्निंग फ्लेम वैली को निकल सकता था। वो चेन दूर गिर गया था। वो ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि जियोयान का फायर लोटस उसकी टेक्निक के बराबर था, जिससे ही उन दोनों की टेक्निक के टकराने से वो ब्लैक होल क्रिएट हुआ था। टेंग जेन ब्लैक होल को वॉइड में भेजने के बाद पोर्टल को बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जियोयान ने इस तरह की पावर को बनाने के लिए 3 वाली फ्लेम का इस्तेमाल किया। मैंने इस बर्निंग फ्लेम वैली में काफी सालों से 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम की प्रैक्टिस की है, लेकिन मैं कभी भी अपने वाली फ्लेम को इस पॉइंट पर नहीं पहुंचा पाया जिससे वो इतना बड़ा विस्फोट कर सके। ये लड़का वास्तव में बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वो अब नीचे ग्राउंड में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि 10 राउंड पूरे हो चुके हैं और 10 राउंड में जियोयान ने वो चेन का सामना किया, इसीलिए वो चेन ये मैच हार चुका है। यह सुनकर टेंग हो काफी खुश होती है, पर वो चेन को इससे काफी गुस्सा आ रहा था। टेंग जेन जियोयान से कहते हैं कि तुमने अब टेस्ट पास कर लिया, जिससे अब तुम्हें दोनों एल्डर से भी सहमति मिल चुकी है और तुम स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज को हासिल कर सकते हो। वो इसके लिए उसे बधाई देते हैं। वहीं फिर अब हमें जियामा एम्पायर के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेडुसा को देखते हैं जब जियोयान की गैर मौजूदगी में फ्लेम अलायंस को संभाल रही थी। फ्लेम अलायंस वही था जिसे जियोयान ने जियामा एम्पायर की सभी फैमिली को मिलाकर बनाया था। मेडुसा के साथ वहाँ जियोयान के दोनों भाई जियोली और जियोडिंग मौजूद थे, जो मेडुसा के साथ मिलकर ही अलायंस के फैसले लिया करते थे। आज वहाँ हॉल में लायन सेक्ट का एक एल्डर आता है जो फ्लेम अलायंस से नफरत करते थे, पर मेडुसा उन्हें फ्लेम अलायंस में शामिल करना चाहती थी, इसलिए मेडुसा ने उनके सामने अलायंस में शामिल होने का प्रस्ताव रखा था। वो एल्डर मेडुसा से कहता है कि फ्लेम अलायंस में शामिल होना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। मैं सेक्ट में वापस जाकर हमारे सेक्ट लीडर को आपके इस प्रस्ताव के बारे में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है क्योंकि उन मेडुसा के इस प्रपोजल को जरूर स्वीकार करेंगे। मेडुसा उन्हें कहती है कि अगर अब बातचीत के लिए कुछ नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो एल्डर और सैनिक उसे रेस्पेक्ट देते हैं। वो एल्डर कहता है कि आपसे दोबारा मुलाकात जल्दी होगी और वहाँ से निकल जाता है, पर जाते हुए वो धीरे से मुस्कुराता है, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनकी ये फ्लेम अलायंस के प्रति कोई साजिश है। जियोली कहता है कि इन लायन सेट के लोगों से निपटना काफी मुश्किल है और वो अपने बड़े भाई जियोडिंग से कहता है कि आप इन्हें अलायंस में शामिल कर रहे हो। क्या ये लोग सचमुच अलायंस में शामिल होने के योग्य है? मैं इनसे सीधे तौर पर फाइट करना चाहता हूँ। मेडुसा कहती है कि उन्होंने हमारे अलायंस के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन मुझे डर है कि अभी भी उनके सरेंडर करने के पीछे कुछ बुरे इरादे छिपे हो सकते हैं, इसीलिए हमें फ्यूचर में और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। जियोडिंग उसे कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, हम सावधानी से ढील नहीं दे सकते, इसीलिए हमें अपनी पहरेदारी को और ज्यादा बढ़ाना होगा। मेडुसा कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए एकांत में जा रही हूँ, जिससे फ्यूचर में तुम दोनों को अकेले ही सभी मुश्किलों का सामना करना होगा। जियोडिंग कहता है कि क्वीन आप चिंता ना करें, हम सबको संभाल लेंगे। मेडुसा वहाँ से चली जाती है। जियोली अपने भाई से कहता है कि कल जियोयान की तरफ से एक लेटर आया था। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जियोयान ने मेडुसा के लिए एक पर्सनल लेटर और मेडिसिनल पिल भेजी थी। क्या आप जानते हो कि जियोयान ने उस लेटर में क्या कहा था? जियोडिंग बताता है कि जियोयान ने कहा कि वो पहले से ही पिल टावर की मीटिंग के लिए निकल चुका है। हमारा भाई काफी टैलेंटेड है, इसीलिए हमें उसकी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि वो फ्लेम अलायंस की देखभाल में मदद करने के लिए हमारा आभारी है। खास तौर पर उसने क्वीन मेडुसा को थैंक्स कहा, क्योंकि उसके जाने के बाद से वो ही यहाँ सब कुछ संभाल रही है। वहीं अब हमें जियामा एम्पायर के बाहर इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेडुसा एक पहाड़ पर बैठी हुई
हुई थी। उसके पास जियोयान की भेजी हुई पिल और लेटर था। मेडुसा उस लेटर को पढ़ रही थी जिसमें जियोयान ने उसे बताया कि सौभाग्य से मैं अपने भाग्य के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बॉडी से फॉलन आर्ट फ्लेम के रेमनेंट को खत्म करने के लिए हेवन सोल ब्लड बोन पिल को रिफाइन कर लिया है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि हेवन सोल ब्लड बोन पिल हमारी आशा के अनुसार ही काम करेगी और तुम्हारी बॉडी की सारी चोटों से छुटकारा दिलाएगी। साथ ही अब मैं फ्लेम अलायंस को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम्हें उसे संभालना होगा। मेरा मानना है कि यह मेरा अब तक का सबसे सही फैसला होगा। मेरा अपना एक रास्ता है जिससे मैं अलायंस में रहकर इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, पर मेरी वजह से तुम्हारा फ्लेम अलायंस की सुरक्षा करना काफी कठिन हो गया होगा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं फ्लेम अलायंस की लीडरशिप को तुम्हें सौंपने के बारे में खुद पर्सनली नहीं बता पाया। जियोयान जब जियामा एम्पायर से गया था तब उसने अलायंस के सभी मेंबर को ये बात पहले ही बता दी थी कि अब से मेडुसा की फ्लेम अलायंस को लीड करेगी। जियोयान लेटर में आगे मेडुसा को ये भी बताता है कि मुझे सेंट्रल प्लेन्स में अभी एक जरूरी मिशन को पूरा करना है। मुझे अपने मास्टर को हॉल ऑफ सोल्स से आजाद करवाना है और अपने डेड को भी बचाना है। मुझे उम्मीद है कि मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा रह पाऊंगा जब हम दोनों दोबारा मिलेंगे, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। मेडुसा इन सब बातों से काफी इमोशनल हो जाती है, पर उसे उम्मीद थी कि जियोयान वापस लौट कर जरूर आएगा। वहीं फिर अब हमें बर्निंग फ्लेम वैली के सीक्रेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोयान अब स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फुल वर्जन को एजो करने लग गया था, जिसमें अब जियोयान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के थर्ड फॉर्म को भी एक्टिवेट कर पाएगा। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के ऋण अब जियोयान के कॉन्शियसनेस में प्रवेश करने लग गए थे, जिससे जियोयान की तीनों एवनली फ्लेम पर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज में मिक्स हो रही थी। इससे काफी तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहे थे। यह देखकर टेंग वो हैरान थी। वो अपने डेड से कहती है कि मैं पहली बार देख रही हूँ जब इस विरासत में मिलने वाली स्किल को एजो करने से ये क्रिस्टल बॉल इतनी तेज स्ट्रॉन्ग लाइट उत्सर्जित कर रहा है, जबकि हेवनली फ्लेम की 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे क्लेन का ही एक सीक्रेट मेथड है। पर फिर ये जियोयान के साथ इस तरह से रेजोनेट कैसे हो सकता है? जियोयान को देखकर ऐसा लग रहा है मानो इस सीक्रेट मेथड को उसके द्वारा बनाया गया हो। टेंग जेन उसे कहते हैं कि क्या तुम इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की उत्पत्ति यानी ओरिजिन के बारे में जानती हो कि इसे किसने बनाया था? टेंग वो कहती है कि मुझे जहाँ तक पता है इस सीक्रेट मेथड को हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के फाउंडर फेनियान के द्वारा बनाया गया होगा, जो हमारे एक महान एंसेस्टर थे। टेंग जेन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे एंसेस्टर ने इसे नहीं बनाया। पुराने समय में इस डोक्यू कॉन्टिनेंट में 5 सबसे पावरफुल लोग थे जो फाइट गॉड रियल्म से सिर्फ एक कदम दूर थे। फाइट गॉड रियल्म कल्टिवेशन की सबसे हाई लेवल है जो 12वें नंबर पर आती है, और अभी जियोयान जिस लेवल पर पहुंचा था वो फाइट एंसेस्टर यानी 8वीं लेवल थी। टेंग जेन आगे बताते हैं कि उन 5 पावरफुल लोगों में से हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर फेनियान भी एक थे। बाकी चारों में से 3 होल ऑफ सोल्स, हिल टावर और गो क्लेन के एंसेस्टर थे। उन सभी की पावर काफी महान थी, पर उन 5 पावरफुल लोगों में से सबसे आखिरी वाले जो एंसेस्टर थे वो काफी ज्यादा महान थे। उनके पास फाइट गॉड ब्लड लाइन थी। उनका नाम जियो जुआन था और ये हमारे एंसेस्टर फेनियान के एक करीबी दोस्त थे। इसीलिए जियो जुआन ने ही हमारे एंसेस्टर के लिए हेवनली फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का ये सीक्रेट मेथड बनाया था। ये सुनकर टेंग वो हैरान होती है। वो कहती है कि मैं कब से सोचती थी कि हमारे एंसेस्टर ने ही इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बनाया होगा, पर वो जियो जुआन के द्वारा बनाया गया सीक्रेट मेथड है। वो जियो जुआन के नाम पर जब फोकस करती है तो कहती है कि जियोयान और जियो जुआन दोनों में ही जियो वर्ड है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक ही फैमिली से हो, या हो सकता है कि सीनियर जियो जुआन का जियोयान के साथ कोई रिलेशन हो जिससे उनका ये बनाया गया सीक्रेट मेथड जियोयान के साथ रेजोनेट हो रहा है? टेंग जेन को भी ऐसा ही लगता है। वो कहते हैं कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। जियो जुआन असलियत में जियो फैमिली के एंसेस्टर थे, यानी वो जियोयान के ही पूर्वज है जिनके पास फाइट गॉड ब्लड लाइन थी और उनके गु क्लैन से भी काफी अच्छे रिश्ते थे। और यही वजह थी कि गु जूनर बचपन से जियो फैमिली में रह रही थी, क्योंकि जूनर गु गुआन की बेटी थी जो जियो जुआन के अच्छे दोस्त है। पर जियोयान अपने पूर्वज जियो जुआन के बारे में कुछ नहीं जानता। वो उस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फुल मेथड को पूरी तरीके से एजो कर लेता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियोयान ने सीक्रेट मेथड को अवशोषित कर लिया था और अब जियोयान वापस से तियानवान सिटी जाना चाहता था, इसलिए टेंग वो और टेंग जेन से विदा लेता है। वो उन्हें कहता है कि मुझे आज ही यहाँ से निकलना होगा, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मेरी तलाश कर सकते हो। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूँगा। टेंग वो
वो की उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो जियोयान से कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। जियोयान कहता है कि मुझे बहुत से अधूरे काम पूरे करने हैं और मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना है जिनसे मैं अलग हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूँगा। टेंजिन उसे कहते हैं कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। तुमने स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज को ऑब्टेन कर लिया है और इसके इस्तेमाल से तुम कुछ समय के लिए अपनी ताकत को काफी बढ़ा सकते हो, लेकिन इस सीक्रेट मेथड से प्राप्त हुई एनर्जी काफी ज्यादा हिंसक होगी, इसीलिए अब तुम इस सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करोगे तब तुम्हें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और याद रखना ये स्काई फायर थ्री मिस्टीरियस चेंज एक सीक्रेट मेथड है, इसीलिए ये दूसरे लोगों के हाथ में नहीं लगना चाहिए। जियोयान कहता है कि वेली मास्टर अब निश्चित रहे। जियोयान सबके सामने अपना मुंह बंद रखना बहुत अच्छे से जानता है और अब वो उनसे विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। टेंजिन अपनी बेटी से कहता है कि अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं उससे दोबारा जरूर मिलना चाहूँगा। वहीं अब हमें आइस रिवर वैली के बाहरी इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम लिटिल फेट डॉक्टर को देखते हैं जो जिल्लान को लेकर भाग रही थी, क्योंकि आइस रिवर वैली के लोग लिटिल फेट डॉक्टर का पीछा कर रहे थे क्योंकि उसकी वॉयफुल पॉइजन बॉडी को हासिल करना चाहते थे। वो उस पर आइस स्पाइस से अटैक करते हैं पर लिटिल फेट डॉक्टर अपने साथ जिल्लान को भी बचाते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब उनके अटैक बंद नहीं होते तो दोनों एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। पर अब आइस रिवर वैली के लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे पर वो केवल फाइट एम्परर लेवल पर थे, इसीलिए लिटिल फेट डॉक्टर उन पर अटैक करके उन्हें आसानी से मारने लगती है। वो एक साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करती है पर वो तीन होने के बावजूद भी उसे रोक नहीं पा रहे थे और वो उन तीनों को आसानी से हरा देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।